सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले एनडीपीएस के थर्ड लेक्चर में। तो हम लोग का जो सेकंड लेक्चर था वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया था पनिशमेंट के बारे में। हम लोगों ने पढ़ लिया था बट कुछ पनिशमेंट रह गए थे, तो हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में लेफ़्ट पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो मेन हम लोग का ये क्लास है, ये हम लोग का क्लास है वारंट ऑफ अरेस्ट और सर्च के बारे में कि कौन वारंट जारी कर सकता है किसी का अरेस्ट के लिए और सर्च वगैरह के लिए, और सर्च सीजर का क्या प्रोसीजर है, कौन ऑफिसर आएंगे ये सब काम करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बारी बारी से सब चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले बात हम लोग सेक्शन नंबर 31A से जहाँ पे लेफ़्ट था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बात कर जा रहा है डेथ पेनल्टी के लिए। आज हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी एनडीपीएस का काफ़ी लंबे लंबे लेक्चर हो चुके हैं, 40-40 मिनट के 2 लेक्चर। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके एक लेक्चर और इसी लेक्चर में सारा मैं से कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, थोड़ा इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा आज। तो 31A में देखते हैं यहाँ पर डेथ पेनल्टी में कि अगर कोई पर्सन है, अगर उसने ऑफेंस कर रखा है, प्रीवियसली कन्विक्टेड है कोई पर्सन, अगर कोई पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड है कौन कौन से ऑफेंस में, तो 19 में, 24 और 27A में, इन तीनों में से किसी में भी अगर वो कन्विक्टेड है और वो वापस से सब्सिक्वेंटली कन्विक्टेड होता है किस चीज़ के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए, किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ड्रग्स बताया गया है। एक सेकेंड, यहाँ पे तो यहाँ पे आपकी जो लिस्ट है यहाँ पे तो अगर ये करता है, पहले वो 1924-27A में कन्वर्ट हो चुका है और वापस से वो एंगेज होता है प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चर में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन में या ट्रांसशिपमेंट में, इन सब सारे एनडीपीएस वाले में कहाँ पे, तो ये दे रखा है आपको बेयर एक्ट में। एक आपको कॉलम दे रखा है, एक टेबल बना के, और उन सब का क्वान्टिटी दे रखा है। ठीक है, बेयर एक्ट में एक आपको टेबल दे रखा है और उन सब का क्वांटिटी दे रखा है। अगर उन सब चीज़ के लिए वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चर या ट्रांसपोर्ट या ट्रांसशिपमेंट करता है तो उसके बाद फिर उसको क्या दिया जाएगा, उसको डेथ पेनल्टी होगा वहाँ पे। ये कहाँ लिखा हुआ है, 31A में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया ख़त्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका, इसी में आपका है 31। एक सेकेंड, वो सब मैंने लिखा नहीं है शायद से, मैं कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। और एक और चीज़ है यहाँ पे, 31A तो हो गया आपका कि डेथ पेनल्टी उसको मिलेगा। साथ से 31 के जब क्लॉज बी में पढ़ेंगे ना, वहाँ पे बात कर रखा है फाइनेंसिंग के लिए। 31B में अगर आप पढ़ेंगे तो 31B में दे रखा है फाइनेंसिंग के लिए कि अगर कोई पर्सन क्या करता है, फाइनेंस करता है, जो ऊपर के जो हो रहे एक्टिविटीज़ उन्हीं को क्या करता है, वो फाइनेंस करता है, तो उससे भी डेथ पेनल्टी मिल सकता है। या तो डेथ पेनल्टी मिलेगा या तो सेक्शन 31 में जो इन्हेंस पनिशमेंट था ना वो मिलेगा उससे। तो वहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन है, 31 में मिलेगा या डेथ पेनल्टी मिलेगा आपको। ठीक है, जो ये काम जो फाइनेंस कर रहा है, ये कहाँ लिखा है, तो क्लॉज बी में लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 32 देखते हैं यहाँ पे। हाँ, 32 में बस साफ साफ कहा गया है कि ऐसा आपको ऑफेंस जहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया, प्रोवाइडेड नहीं है इस एक्ट में, ऐसा ऑफेंस जहाँ पे कोई पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं है, तो उस केस में जो है उसे पनिशमेंट दिया जाएगा 6 मंथ्स का या फाइन या बोथ। ठीक है, विच में एक्सटेंड अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक की सज़ा या फाइन या दोनों। फिर 32A की बात यहाँ पे करते हैं। 32 में ए में यहाँ साफ साफ बताया गया कि नो सस्पेंशन, रिमिशन या कम्यूटेशन, किसी भी तरह का सस्पेंशन नहीं होगा, कम्यूटेशन नहीं होगा, मतलब कम उसका नहीं होगा पनिशमेंट, एक्सेप्ट अंडर 27। अगर कोई ऑफेंस करता है सेक्शन 27 में तो वहाँ ये सब चीज़ चल सकता है, लेकिन सस्पेंशन, रिमिशन, आपका रिमिशन और कम्यूटेशन ये चीज़ आपका बाकी सब में नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे सेक्शन नंबर 32A। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, 33। हाँ, अब यहाँ बात कर रहा है सेक्शन 33 में कि सेक्शन जो आपका है 360 CRPC का, यहाँ पे CRPC की बात हो रही है कि 360 CRPC का और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। जब किसी को प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाता है ना, उसके गुड बिहेवियर को देख के, जो भी मतलब जैसा होता है, आप 360 पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ पे उसको गुड बिहेवियर को देख के उसको प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है, तो वो सेक्शन 360 और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट वो अप्लाई नहीं होगा। वो तभी होगा यहाँ पे इस एक्ट में जबकि वो बंदा क्या है, 18 ईयर से कम है या उसने ऑफेंस किया है सेक्शन नंबर 26-27, बस इन्हीं दोनों में वो लग सकता है, 360 और 360 CRPC का और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। बाकी किसी भी केस में ये दोनों आपका
लागू नहीं होगा, ये बताया गया है सेक्शन नंबर 33 में। सिंपल सी बात। उसके बाद बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट आपका जो है 34 में बताया गया यहाँ पे कि आपको सिक्योरिटी लिया जाएगा, उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा विद और विदाउट सिक्योरिटी, आपको वो देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग करते हैं सेक्शन 35, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 35 में बात किया गया है कल्पेबल मेंटल स्टेट का। तो यहाँ बताया गया है साफ साफ कि कोर्ट जो है ना वो प्रिज्यूम करके चलेगी कि उसका कल्पेबल मेंटल स्टेट था उसका, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये डिफेंस के जो आपका जो वो एक्यूज्ड है उसके पास ये डिफेंस की तरफ यूज हो सकता है कि वो बोल सकता है कि नहीं, उसका कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं था, लेकिन कोर्ट यही मान के चलेगी कि कल्पेबल मेंटल स्टेट था वहाँ पे। तो और यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन को बिल्कुल यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब उसको प्रिपॉन्डरेंस ऑफ जो होता है प्रोबेबिलिटी उस पर सिर्फ काम नहीं चलेगा, वो सिर्फ मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है उस पर इस्टेब्लिश करने से नहीं होगा, उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को कि हाँ उस बंदे का कल्पेबल मेंटल स्टेट था ये काम करने के लिए, ठीक है। तो ये बताया गया है सेक्शन नंबर 35 में। बात करते आपका सेक्शन नंबर आपका 36 में बताया गया है आपका स्पेशल कोर्ट लिए। स्पेशल कोर्ट का ऑपरेट क्या होगा? स्पेशल ऑपरेट का इसलिए होगा ताकि आपका स्पीडी ट्रायल के लिए कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे कि बाय द नोटिफिकेशन कौन करेगा सर? तो गवर्नमेंट ही करेगा यहाँ पे। कि गवर्नमेंट क्या करेगा यहाँ पे? कौन सा गवर्नमेंट यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट लिखा होता है। गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेटेड कंस्टिट्यूट स्पेशल एज मनी कोर्ट। कितने सारे स्पेशल कोर्ट वहाँ बना सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट? तो जितने उसको ज़रूरत हो वो उतने सारे स्पेशल कोर्ट वहाँ पे बना सकता है किसी एरिया में, किसी स्पेसिफाइड एज में भी स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन, जहाँ पे उसको ज़रूरत लगता है कि हाँ यहाँ पे स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, वहाँ पे बना सकता है। अब वहाँ पे इसमें होंगे कौन जज होंगे? तो वहाँ पे एक जज होंगे जो कि कौन अपॉइंट करेगा? तो गवर्नमेंट से अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से क्या किया जाएगा? वहाँ एक जज को अपॉइंट किया जाएगा। और यहाँ पे सबसेक्शन 3 में लिखा गया है कि मिनिमम जो क्वालिफाइड उनको होने के लिए स्पेशल जज जो होंगे वहाँ पे स्पेशल कोर्ट के जज, उनको ये चीज़ ज़रूरी होगा कि इमीडिएटली इनको अपॉइंटमेंट से पहले, मतलब वहाँ के जज वो बनने से पहले, ठीक पहले वो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज रहे हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका 36A की बात कर रहे हैं। हाँ 36A में यहाँ बात किया गया है कि कौन कौन सा अब ये स्पेशल कोर्ट तो बन गया, अब स्पेशल कोर्ट में कौन कौन से ऑफेंस ट्राई हो गए। तो यह बताया गया कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि इम्प्रिजमेंट क्या है जिसका मोर देन 3 ईयर्स है, जिसकी इम्प्रिजमेंट मोर देन 3 ईयर्स है, वो स्पेशल कोर्ट्स में जिसके इम्प्रिजमेंट क्या है मोर देन 3 ईयर्स, इसको मैं ऐसे, ठीक है। तो वो केसेस क्या होंगे? ट्राई होंगे स्पेशल कोर्ट में। उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे मैं पूरा भी काफ़ी लेंथी सेक्शन है 36A, लेकिन मैं सिर्फ इसका इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रखा है कि ये हो गया 3 ईयर्स वाला, कि मोर देन 3 ईयर्स वाले जो है वो ट्राई हो सकते हैं। और यहाँ बताया गया है 36D एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 36A का क्लॉज D जो है ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल कोर्ट जो है ना वो खुद से भी कॉग्निजेंस ले सकती है। कब ले सकती है कॉग्निजेंस? जब किसी पुलिस रिपोर्ट पे upon pursuit of police report of fact constituting an offence under this act or upon complaint made by an officer, या सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के कोई ऑथराइज जो है ऑफिसर हैं वो अगर कोई कंप्लेन करते हैं, ठीक है, या पुलिस रिपोर्ट पे, तो वो खुद से भी क्या कर सकती है वहाँ पे कॉग्निजेंस उसका ऑफेंस का वो ले सकता है। कौन? स्पेशल कोर्ट। ये बताया गया है D में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, ये हो गया है। अब 36 के आपको सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। सबसेक्शन 2 में बात किया गया कि अगर स्पेशल कोर्ट का और क्या यहाँ पे खूबी है, तो अगर किसी बंदे ने, किसी एक्यूज़ ने क्या किया है कि वो NDPS में पकड़ा गया है, जो कि स्पेशल कोर्ट में वो ट्राई कर सकता है, साथ ही साथ उसने और भी कोई कर रखा है क्राइम, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि व्हेन ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट स्पेशल कोर्ट में ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। मतलब कुछ और भी ऐसे मतलब ऑफेंस उसने कर रखे हैं, किसी मतलब कुछ और भी मतलब थेफ्ट कर रखा है, या किसी के साथ छेड़छाड़ कर रखा है,
या मतलब नशे की हालत में कुछ और भी उसने क्राइम कर रखे, तो वो भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। विच चार्ज द सेम ट्रायल, तो सेम ट्रायल में ही उसको ट्राई किया जा सकता है, स्पेशल कोर्ट कर सकता है। ये बताया गया है सबसेक्शन नंबर 2 में। होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि मैं थोड़ी फास्ट चल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये सेक्शन है, ये एक्ट है ही बहुत लंबा, इसलिए मुझे फास्ट चलना पड़ रहा है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, वेट अ सेकेंड यार, ये सबसेक्शन 3 में बताया गया है यहाँ पे कि इस एक्ट के जितने भी प्रोविज़न हैं, इस एक्ट के जितने भी सेक्शन हैं, वो जो आपका है 439 जो है आपका CRPC का, जो हाई कोर्ट का आपका बेल का प्रोविज़न दे रखा है, तो उनके पावर को वो अफेक्ट नहीं करेगा। नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू अफेक्ट द स्पेशल पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट रिगार्डिंग बेल अंडर 439। जो 439 में जो है वहाँ पे 439 CRPC को ये चीज़ अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी सेक्शन। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 36(1)D का एक केस भी दे रखा है, यह जो मैंने पढ़ाया था यहाँ पे, अभी यहाँ पे बताया, यहाँ पे एक सेकंड यार, हाँ, कि मतलब जो स्पेशल कोर्ट है वो खुद से भी कॉग्निजेंस ले सकता है, किस पे, तो पुलिस रिपोर्ट पे। तो उस पर एक केस भी है यहाँ पे, स्टेट वर्सेस कुलवंत सिंह का, कि स्पेशल कोर्ट खुद से कॉग्निजेंस ले सकता है किसी पुलिस ऑफिसर के कंप्लेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर का कंप्लेंट पे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया 36A हम लोग का कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 37, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 में बात किया जा रहा है, वेट अ सेकेंड, हाँ, 37 में बात किया जा रहा है कि जितने भी ऑफेंस है इस एक्ट में, जितने भी ऑफेंस है वो सारे ऑफेंस क्या है, वो सारे ऑफेंस कॉग्निजेबल है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। 37 में बताया गया कि जितने भी ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल तो है। उसके बाद बात करते हैं क्लॉज बी में। तो क्लॉज बी में बताया गया यहाँ पे कि कोई पर्सन अगर एक्यूज्ड है, किस में एक्यूज्ड है, तो 19 में, 24 में या 27A में, और साथ ही साथ कॉमर्शियल क्वांटिटी में, तो उन्हें शैल नॉट बी रिलीज ऑन बेल, उन्हें बेल पे रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ये लिखा हुआ है 37B में आपका, ठीक है। लेकिन उन्हें भी रिलीज़ कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, तो पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि हाँ भाई, अब आप अपनी दलील पेश करो कि क्यों इन्हें बेल पे रिलीज़ नहीं करना चाहिए। उनके बाद वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी दलील पेश कर देंगे, तो उसके बाद फिर क्या होगा, जो कोर्ट है फिर कोर्ट भी देखेगी यहाँ पे कि हाँ ऐसा रीजनेबल ग्राउंड देखा, मतलब कोर्ट देखेगा कि हाँ यार ठीक है, ये पर्सन शायद मतलब गिल्टी नहीं लग रहा है, जो भी इसको में सेटिस्फाई होगा, रीजनेबल ग्राउंड देखेगा कि हाँ मतलब ऐसा नहीं लग रहा है ये कि हाँ ये गिल्टी है, या उसको ये रीजनेबल ग्राउंड अगर हो जाए कि हाँ इसको अगर बेल पे दे दे तो दोबारा से ये ऑफेंस नहीं करेगा। ये दोनों चीज़, ये तीनों चीज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पहले मौका दिया जाएगा, वो अगर अपोज करता है, उसके बाद फिर कोर्ट भी देखेगा कि हाँ अगर इसको छोड़ देते तो दोबारा से ऑफेंस नहीं करेगा। साथ ही साथ दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग, मतलब लग रहा है उसको रीजनेबल ग्राउंड्स है, मतलब बिलीव करने के लिए कि हाँ ये जो पर्सन सच में गिल्टी नहीं है, या इसको छोड़ देंगे तो फिर ये दोबारा से ऑफेंस नहीं करेगा, ऐसा रीजनेबल ग्राउंड अगर बन रहा है, कोर्ट का ऐसा लग रहा है, तभी वो उसे बेल पे छोड़ सकता है। नहीं तो यहाँ पे एक तरह से सीधी सीधी बात अगर बोले तो इसका प्लेन लैंग्वेज यही कहा गया 37B का कि कोर्ट हमेशा निगेटिव अप्रोच लेकर चलेगी यहाँ पे, ठीक है। कोर्ट हमेशा इस वाले में जो है निगेटिव अप्रोच लेकर ही चलेगी कि बेल नहीं ही देना है। लेकिन अगर ये केस अगर सेटिस्फाई होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी, और कोर्ट भी देखेंगे यहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड कि है ठीक है, चलो भाई छोड़ सकते हैं इसको, तभी छोड़ेगी, नहीं तो उसको यही मान के चला जाएगा कि बेल उसे नहीं देना है। ये कहा गया है सुखदेव सिंह के केस में। ये आपको कमेंट सेक्शन में आपका ये मेंशन है, लिखने की जगह नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ आपका सुखदेव सिंह के केस में आपका ये मेंशन है, ठीक है। उसके बाद करते सेक्शन नंबर आपका, वेट सेकंड यार, 38 में ऑफेंसेस पे कंपनीज़ का छोटा सा बात है यहाँ पे कि जो भी जितने भी लोग हैं कंपनी में सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे जो चला रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी को, और उन सब के लिए आपका प्रोसीडिंग होगा, पनिश किया जाएगा, जो भी है, छोटा सा बात है। 39 आपका प्रोबेशन पीरियड के, प्रोबेशन के लिए, हाँ 39 में बताया गया कि कोई पर्सन व्हेन एनी एडिक्ट इज फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंस, कोई अगर पर्सन है, अगर सेक्शन नंबर 27 में आपका वो पाया गया ऑफेंस किया, उसमें कन्विक्ट है,
ठीक है। और उसके अगर एज वगैरह को देखा जाएगा कि मतलब वो उसके कैरेक्टर को देखा जाएगा, उसके पास्ट प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा जाएगा, फिजिकल मेंटल स्टेट को देखा जाएगा, तो उसे क्या कर सकती है कोर्ट, प्रोबेशन पीरियड पे छोड़ सकती है, मेडिकल ट्रीटमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन, डी एडिक्शन सेंटर उसे भेज सकती है। तो 39 में ये बताया गया। तो लेंदी सेक्शन है लेकिन बात यही कहा गया, इसको वापस से पढ़ सकते हैं। ये भी है इम्पॉर्टेंट ही 40 नंबर कि अगर कोई पर्सन है, अगर तो ये गलती करता है, कौन सी गलती करता है, सेक्शन नंबर 15 से लेके 25 और 28 और 1 सेकंड 29 होगा यहाँ पे, सॉरी, और 29, 15 से लेके 25 तक की कोई भी गलती करता है, या 28 और 29 और 30 भी है, और 30 का 30 नंबर का 28, 29, 30, इनमें से कोई भी गलती करता है तो जो कोर्ट है उस पर्सन का नाम क्या कर सकती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकती है। और जो खर्च आएगा पब्लिश करने का, वो वापस क्या होगा, उसी पर्सन से रिकवर भी किया जाएगा जिसने ये गलती किया है। ठीक है, एक तरफ से उसके ऊपर ये फाइन के तौर पे लगाया जाएगा जब वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, उसका क्या पब्लिश किया जाएगा, तो उसका नेम, उसका बिजनेस, वो क्या काम, वो मतलब क्या गलत काम कर रहा है, जो भी है, तो वो सब चीज़ न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा उसी के पैसे से। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया है ख़त्म। अब जो हम लोग का आ रहा है पनिशमेंट का काम हो गया है ओवर। अब हम लोग जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, वो पढ़ने वाले हैं यहाँ प्रोसीजर से, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है प्रोसीजर। इसको मैं बहुत फास्ट चलता हूँ क्योंकि छोटा सा चीज़ है सब कुछ यहाँ पे। अब यहाँ देखिए क्या गया यहाँ पे, यहाँ कहा गया है यहाँ पे कि पावर टू इशू वारंट एंड ऑथराइजेशन। कौन है, मतलब वारंट मतलब सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट हो गया या सर्च वारंट हो गया, वो कौन इशू कर सकता है, तो वो आपका या तो इशू कर सकते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के, वो जो है यहाँ पे वारंट इशू कर सकते हैं, अरेस्ट वारंट या सर्च वारंट, जब उनको लगता है रीजन टू बिलीव है कि हाँ इस बंदे ने क्या किया, कमिट किया है ऐसा ऑफेंस, तब। ठीक है, ठीक, यहाँ तक ये हो गया है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 42 में। सेक्शन नंबर 42 में जो है यहाँ बात की, ये तो था कि विथ वारंट, कि भाई जो वारंट मिलेगा तो करेंगे। अब सेक्शन नंबर 42 में है कि सर्च सीजर विदाउट वारंट, कि यहाँ पे पावर ऑफ एंट्री है, सर्च है, सीजर है और अरेस्ट भी है यहाँ पे, जो ऊपर में था, लेकिन वो विथ वारंट था 41 में, यहाँ विदाउट वारंट है, सीधी बात। तो यहाँ पे कौन कर सकता है, तो यहाँ पे ऑफिसर्स, 42 में कुछ ऑफिसर्स बताया गया है कि वैसे ऑफिसर्स कौन के, तो जो सुपीरियर रैंक के आपके हैं, सेंट्रल एक्सरसाइज के, नारकोटिक डिपार्टमेंट के, कस्टम डिपार्टमेंट के, या सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पारा मिलिट्री फोर्सेस के या आर्म फोर्सेस के। तो कुछ यहाँ पर बताया गया है कि कौन से ऑफिसर हैं जो कि क्या कर सकते हैं, बिना वारंट के भी उसे अरेस्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 42 में ये बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 43 में। 43 में सीधी बातें पब्लिक प्लेस को लेकर है। ठीक, अब पब्लिक प्लेस में भी यहाँ पे सर्च किया जा सकता है, कोई नहीं, जो आपको ऑफिसर से कहाँ पे डिफाइंड है 42 में, उन्हें अगर लगता है कि हाँ किसी पर्सन के पास ये चीज़ मौजूद है NDPS की चीज़, तो वो पब्लिक प्लेस पे भी वो क्या कर सकते हैं, उसको सर्च और सीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका 43। अब बात करते हैं उसके बाद 44 छोड़ लो, फिर बात करते हैं 45 जो है आपका 45 में बताया गया है कि अगर जब प्रैक्टिकेबल नहीं होता है आपका कन्फिस्केशन, मतलब जब उसको सीज़ करना होता है, जब वो सीज़ किसी को करना है NDPS के मटेरियल को, ऐसे तो अगर गांजा है और ऐसे आपको कुछ अफीम में जो भी है ऐसे जिसको मतलब बनाया है, तो उसको क्या कर सकते हैं, सीज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपको वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, अब वैसे कि मतलब कल्टिवेटेड मतलब वो है, मतलब स्टैंडिंग क्रॉप है, जैसे स्टैंडिंग क्रॉप है ओपीएम का या कैनबिस का, तो वहाँ पे क्या सीज़ नहीं कर सकते, उसको प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे ओनर को नोटिस सर्व कर दिया जाता है, मतलब बता दिया जाता है कि भाई तुम्हें इसे हाथ तक नहीं लगाना है, तुम्हें इसे रिमूव भी नहीं करना है, तुम्हें इस गुड से डील नहीं करना है बिना परमिशन के। तो ये बताया गया सेक्शन नंबर 45 में, बहुत छोटा सा चीज़ है। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 46 में ये बताया गया है कि ड्यूटी ऑफ लैंड होल्डर, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे,
लैंड होल्डर। अब अगर कोई बंदा है, उसका मकान है, घर है, जो भी है, उसका मालिक वही है, तो अगर वहाँ पे खेती अगर हो रही है, इल्लीगल कल्टीवेशन हो रहा है, या किसी का ज़मीन है बहुत मतलब बड़ा सा, ठीक है, बहुत बड़ा सा किसी का ज़मीन है, अब वहाँ पे कोई दूसरा बंदा अगर कर रहा है, इल्लीगल कल्टीवेशन कर रहा है कैनबिस का, हेम्प का, ओपीएम का, और अगर इसे पता है, अगर नहीं पता तब तो फिर बात ही अलग है। अगर नोइंगली क्या कर रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है, तो पता है कि यार ये इसका ज़मीन है, ठीक है, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इल्लीगल कल्टीवेशन हो रहा है, ओपीएम कैनबिस किसी चीज़ का, एनडीपीएस मटेरियल का, तो फिर क्या होगा, वो भी आपका फिर क्या होगा, लायबल टू पनिशमेंट होगा। ये बताया गया सेक्शन नंबर 46 में। लैंड होल्डर का भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसके ज़मीन पे, जगह पे होता है, उसे पता है कि हो रहा है, उसके बाद भी नेगलेक्ट करता है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद करते हैं सेक्शन नंबर 47 में। 47 में यह बात, यहाँ पे इस सेक्शन में किसी को भी नहीं छोड़ा गया, ठीक है, मतलब इस एक्ट में, ठीक है, किसी को भी नहीं छोड़ा गया यहाँ पे, सबके लिए मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे लायबिलिटी बता दिया गया है। 47 में बताया गया है यहाँ पे पंच सरपंच के बारे में, और ये विलेज के कोई भी ऑफिसर, अगर कोई पंच है, कोई सरपंच है, या विलेज के कोई भी ऑफिसर है, कोई भी ऑफिसर विलेज का, ठीक है, सचिव जी हो गए, जैसे जो भी हो गए, तो अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है कि हाँ भाई इलीगल कल्टीवेशन हो रहा है कहीं पे, और उनको पता है ये चीज़, तो भी उनको क्या करना है, उनको जाके बताना है ऑफिसर को। किसको बताना है, उसको जाके बताना है, किनको बताना है, जो सेक्शन नंबर 42 में ऑफिसर है वहाँ बता सकते हैं, या जो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके बता सकते हैं, कहीं पे भी बताना है। लेकिन अगर उस सरपंच को या पंच को या कोई और या कोई और विलेज ऑफिसर है, सॉरी, उन्हें पता है कि हाँ यार यहाँ पे इलीगल कल्टीवेशन हो रहा है यहाँ पे, और ये जानने के बावजूद वो ना तो सेक्शन 42 के ऑफिसर को बताते हैं, ना नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को बताते, और नेगलेक्ट कर देते हैं, तो भी वो क्या होंगे, इन तीनों पे भी क्या हो सकता है, मुकदमा चल सकता है। वो लायबल टू पनिशमेंट है कि आप लोग को पता था कि यहाँ लीगल कल्टीवेशन हो रहा है आपके गांव में, तो आपने क्यों नहीं बताया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया सेक्शन नंबर 47। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 48। ये एक सेकंड तो मैं क्लियर कर दूँ, बहुत ही गंदा सा हो गया। अब बात करने वाले हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 48 को लेकर के। तो सेक्शन नंबर 48 में बताया गया है कि पावर ऑफ अटैचमेंट। अब अगर कोई इलीगल कल्टिवेटेड क्रॉप कहीं पे हो रहा है, पता चल गया, कंप्लेंट भी हो गया, फिर बात पहुंचा मजिस्ट्रेट के पास वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे अटैचमेंट का फिर वहाँ पे वो क्या करेगा, फिर ऑर्डर देगा फिर। तो अटैचमेंट का फिर ऑर्डर जो है वो कौन कौन दे सकते हैं, तो या तो आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, या आपका जुडिशल मजिस्ट्रेट आपके फर्स्ट क्लास के दे सकते हैं अटैचमेंट का। और कौन दे सकते हैं, एक यहाँ पे जगह नहीं था यहाँ पे लिखने का, और एनी ऑफिसर ऑफ ए गस्टेड रैंक एम्पावर्ड अंडर सेक्शन नंबर 42, और एनी मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 4 चीज़ें, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकते हैं पहला चीज़, और जेएम आपके फर्स्ट क्लास के, ये दोनों तो है ही। थर्ड कैटेगरी में कौन है, एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ मैं ऐसे, या तो आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकते हैं अटैचमेंट के लिए, या आपका जुडिशल मजिस्ट्रेट आपका फर्स्ट क्लास के हो गए, वो भी दे सकते हैं। उसके बाद आपके है यहाँ पे, और एनी मजिस्ट्रेट, और कोई भी मजिस्ट्रेट जो कि किससे आया है, स्पेशली एम्पावर्ड, जो कि स्पेशली एम्पावर्ड इस काम के लिए, स्पेशल मजिस्ट्रेट इस काम के लिए एम्पावर्ड है। तो 1 2 3, या कोई भी आपके ऑफिसर गैस्टेड रैंक के, जो 42 में है, जो 42 में आपके जो ऑफिसर्स है उसमें जो गैस्टेड ऑफिसर है, ठीक है, गैस्टेड जो आपके ऑफिसर है कहाँ पे, अंडर सेक्शन 42 में। तो ये 4 लोग का नाम याद रख लीजिए, एमएम, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट जो कि स्पेशल मजिस्ट्रेट इस काम के लिए, और गैस्टेड ऑफिसर अंडर सेक्शन 42। ये 4 लोग क्या कर सकते हैं, अटैचमेंट के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का ये काम हो गया, वेट अ सेकंड यार, हाँ ये हो गया हम लोग का ख़त्म। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे इसको, वेट अ सेकंड, हाँ अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 49। सेक्शन नंबर 49 बहुत ही छोटा सा चीज़ है। 49 बताया गया है कि पावर टू स्टॉप एंड सर्च कन्वेंस। अगर कोई ऑफिसर है, तो सारे ऑफिसर किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, 42 की, तो सेक्शन 42 में जो ऑफिसर है, अगर उनको लगता है, ठीक है, अगर उनको लगता है, सस्पेक्ट होता है कि कोई एनिमल
कोई एनिमल है या कोई कन्वेंस है, मतलब गाड़ी वाड़ी कोई है, ठीक है, कोई एनिमल है, कोई कन्वेंस है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे उस कन्वेंस से या उस एनिमल से ले जाया जा रहा है एनडीपीएस का मटेरियल, तो वो क्या कर सकता है, वो वहाँ पे उसको रोकने का ऑर्डर दे सकता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कि अगर यहाँ सिर्फ ऐसे गाड़ी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बाइक्स या कार्स की या बसेस की, यहाँ तक कि अगर एयरक्राफ्ट भी अगर है, एयरक्राफ्ट भी है, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कंपेल कर सकते हैं उसको लैंड कराने के लिए, ठीक। और अगर यहाँ उसके जब वो एनिमल हुआ उसका सर्च होगा, या कन्वेंस में जो पर्सन है उनका सर्च होगा, उस गाड़ी का सर्च होगा। और अगर रोकने से भी नहीं रुकते हैं एनिमल और कन्वेंस, कोई गाड़ी जा रही है, कोई बस है या ट्रक है, ट्रक का पीछा कर रहा है, रोकने पे भी नहीं रुक रहा है, तो उस पर वो फायर भी कर सकते हैं, ये कहा गया है 49 में। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर, वेट अ सेकंड यार, सेक्शन नंबर 50। सेक्शन नंबर 50 में बताया गया कि कंडीशन टू बी सर्च ऑफ पर्सन शैल बी कंडक्टेड। अब यह बताया गया कि यहाँ पे क्या क्या आपका कंडीशन रहेगा आपका जब किसी पर्सन का सर्च होगा। तो सर्च कौन करेगा, सर्च करेगा वही ऑफिसर जब सेक्शन नंबर 42 में है, एम्पावर्ड इज़ अबाउट टू सर्च एनी पर्सन। कौन कौन से में, 41, 42, 43 में अगर कोई वो करता है ऑफेंस, तो अगर वो फिर क्या करते हैं, फिर वो उस पर सर्च करते हैं। ही शैल इफ सच पर्सन सो रिक्वायर्ड टेक सच पर्सन विदाउट अननेसेसरी डिले टू द नियरेस्ट गैजेटेड ऑफिसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो बात, यहाँ पे या तो वो गैजेटेड ऑफिसर के पास ले जाएंगे, एक सेकेंड, और टू मजिस्ट्रेट, सीधा सीधी बात है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या तो गैजेटेड ऑफिसर के पास ले जाएंगे या नहीं तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, ठीक है। उसको कौन, जो सेक्शन नंबर 42 के ऑफिसर है, अगर किसी को क्या करते हैं, उसको सीजर, मतलब सर्च और सीजर करते हैं उसको, ठीक है, उसको सर्च करते हैं, मिलता है ऐसा कुछ मतलब, तो फिर कहाँ ले जाया जाएगा, उसको गैजेटेड ऑफिसर के पास ले जाया जाएगा या मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। अब उसके बाद इसी में बताया गया है, हाँ, कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है या गेस्ट ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो उस पर्सन को डिटेन भी वो कर सकते हैं वो ऑफिसर, ठीक है, जब तक कि अवेलेबल नहीं है मैजिस्ट्रेट या गेस्टेड ऑफिसर। और इस यहाँ पे सिंपल सी बात है कि फ़ीमेल को जो है वो फीमेल ही सर्च करेगी। फिर यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ये 50 नंबर 50 के 5 में, यहाँ 50 सेक्शन में 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 के 5 में यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे एक जगह, वेट सेकंड यार, 50 के 5 में लिख रखा है कि जब कभी कभी क्या होता है कि जो ऑफिसर जो उसमें ऑथराइज है सेक्शन 42 में, तो उसे मतलब नियरेस्ट गैजेटेड ऑफिसर के पास या मैजिस्ट्रेट ऑफिसर के पास पॉसिबल नहीं होता ले जाना, तो क्या करता है वो खुद से सर्च करता है। फिर विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू सर्च स्टार्टिंग पोजीशन, तो फिर उसको फिर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि इसने ऐसा क्यों किया, और साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर अंदर उनको रिपोर्ट भी देना पड़ेगा। सॉरी 24 नहीं, 72 घंटे के अंदर अंदर। मैं सारी बातें लिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे सेक्शन 50 में क्या क्या आ गया है यहाँ पे, कि जब कोई यहाँ पे सर्च होगा तो गैजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, अगर नहीं है तो डिटेन भी कर सकते हैं, फीमेल को सिर्फ फीमेल ही हाथ लगाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर ऐसा होगा कि मतलब प्रैक्टिकेबल नहीं है या मतलब कोई और रीज़न है जिस कारण से गैजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाया जा रहा है, तो आफ्टर ए सीजर वहाँ पे क्या होगा, वो खुद भी वहाँ पे सीज़ कर सकते हैं। वहाँ पे जो ऑफिसर वो खुद भी सीज़ वहाँ पे सर्च सीजर कर सकते हैं वहाँ पे जो भी उसका मटेरियल है, लेकिन बशर्ते क्या है कि उनको 72 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा, अपने सुपीरियर ऑफिसर को कॉपी देना पड़ेगा उसका, ठीक है। और रीज़न भी बताना पड़ेगा कि इसने ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी है कि एकदम बिल्कुल मजिस्ट्रेट के पास भी नहीं ले जा सके या गैजेटेड ऑफिसर के पास भी नहीं ले सकते और उनको खुद ही करना पड़ा ये काम, ठीक है। सेक्शन 50 में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सेक्शन 50 कब इन्वोक नहीं होगा। ये इन्वोक तब नहीं होगा जब किसी पर्सन के पास से नहीं निकला है, उसके अटैची से या उसके मतलब उसके लगेज से निकला है, ठीक है, उसके लगेज से कुछ सामान एनडीपीएस का निकला है, तो फिर वहाँ पे ये सेक्शन 50 को इन्वोक नहीं कर सकते। सेक्शन 50 को तभी इन्वोक करेंगे जब उस पर्सन के पास से निकला है,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके वेट सेकंड यार, सेक्शन नंबर 50 हो गया है। उसके बाद करते हैं यहाँ पे 50A। ये तो बिल्कुल पूछने वाला सवाल है, आराम से पूछ सकता है पेपर में। पावर टू अंडरटेक कंट्रोल डिलीवरी। अब जो कंट्रोल डिलीवरी है, मतलब जो भी NDPS का सामान है, सब चीज़ है जो कंट्रोल डिलीवरी है, तो वो मतलब इंडिया में जा रहा है इधर उधर कंसाइनमेंट, या फॉरेन कंट्री में जा रहा है, तो ये इसका ऑथोरिटी कौन देगा, कौन ऑथराइज है? तो उसके ऑथोरिटी जो देंगे वो देंगे DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, NCB। ठीक है, जो इनके जो मतलब इनके ही आदेश होगा, जो परमिशन देंगे, ऑथराइज करेंगे, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ही देंगे उसको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सेक्शन नंबर 51, सेक्शन नंबर 51 बात करते हैं। सेक्शन 51 में बहुत ही आसान से दे रखा है यहाँ पे, द प्रोविजन ऑफ CRPC शैल अप्लाई। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि जो हम लोग CRPC है, वहाँ पर भी सर्च, सीजर, अरेस्ट सब कुछ के बारे में दिया गया है, सब चीज़ का प्रोसीजर वहाँ पे पहले दे रखा है वहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ बात कर रखा है कि प्रोविजन ऑफ CRPC जो है ना, वो भी अप्लाई होगा, लेकिन इस एक्ट के इनकन्सिस्टेंट जो चीज़ आ रहा है वहाँ अप्लाई नहीं होगा। वहाँ पे ये एक्ट क्या होगा, मतलब उसको रिप्लेस कर देगा एक तरह से। मतलब इस एक्ट का मतलब जहाँ पे वो इनकन्सिस्टेंट हो रहा है तो वहाँ तक वो चीज़ नहीं लगेगा, वही बोला जा रहा है। द प्रोविजन ऑफ CRPC शैल अप्लाई इन सो फार एज दे आर नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। बात करते हैं फिर 52 नंबर, सेक्शन नंबर 52 में बताया गया, अरे यार ये क्या हो गया, सेक्शन नंबर 52 में बताया गया यहाँ पे कि डिस्पोजल ऑफ पर्सन अरेस्टेड एंड आर्टिकल सीज। और 52 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2-3 बात है। डिस्पोजेबल ऑफ पर्सन अरेस्टेड एंड आर्टिकल सीज। अब यहाँ पे किसी को पर्सन को अरेस्ट तो हो गया, अरेस्ट किसने किया वहाँ पे, तो जो ऑफिशियल्स है आपके सेक्शन नंबर 42 में, एक सेकेंड, हाँ, एनी ऑफिसर अरेस्टिंग ए पर्सन अंडर सेक्शन 41, सेक्शन 42, 43 और 44 शैल एज सुन एज मे इन्फॉर्म हिज ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। अब 52 में बताया गया कि जब किसी को पर्सन को अरेस्ट किया गया है, अब किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, तो सबसे पहले काम क्या बताया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि भाई तुम्हें किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है, वो बताया जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे और यहाँ पे 2-3 चीज़ बातें हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो अगर तो 41(1) में है, अगर तो 41(1) में मैं बता रहा हूँ बारी बारी से क्या है, तो अगर तो 41(1) में है तब तो उसे ले जाया जाएगा मैजिस्ट्रेट के पास। मैं सारा पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे। और अगर तो उसके अलावा बाकी 41 हो गए, 41(2) हो गए, उसके बाद 42 हो गए और 43 हो गए, अगर ये चीज़ें हैं तो यहाँ पे है कि या तो ऑफिसर इंचार्ज OIC या ऑफिसर अंडर सेक्शन 53। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं हम लोग। अगर तो कोई बंदा क्या है, उसको अरेस्ट किया गया 41(1) में, 41(1) था क्या, एक सेकेंड यार, इसको 41(1) में था कि वारंट इशू कर दिया गया था मैजिस्ट्रेट के द्वारा। तो अगर जो जॉन से भी आपके वो है मैजिस्ट्रेट है जिन्होंने क्या किया है, वारंट इशू किया है, तो उन्हीं के पास ले जाया जाएगा ना। तो 41(1) में वही है कि अगर जॉन से भी आपके वो है मैजिस्ट्रेट जिन्होंने अरेस्ट या सर्च वारंट इशू किया गया है, तो मतलब अरेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये आर्टिकल सीज के भी, हाँ सीजर हुआ, वहाँ पे सर्च हुआ, जो सीज हुआ सामान तो कहाँ लिया जाएगा, जिस मजिस्ट्रेट ने क्या किया था, वारंट इशू किया था, तो उनके पास ले जाया जाएगा। अब बात करते हैं 41(2) में, जहाँ पे क्या था, विदाउट वारंट अरेस्ट सीजर हो रहा है। ये था 42 आपके पब्लिक प्लेस का, 42 आपके सॉरी हाँ 42, एक सेकंड 42 हो गया आपका पब्लिक प्लेस का। और 43 आपका, एक सेकेंड यार यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, 41(1) आपका हो गया, 41(1) हो गया आपका जहाँ पे आपका इशू किया गया है वारंट।
उसके बाद 42 आपका हो गया यहाँ पे कि विदाउट वारंट आपका हो रहा है सर्च सीजर अरेस्ट। 43 आपका हो गया है आपका पब्लिक प्लेस का। ठीक, तो अगर इन तीनों में अगर होता है तो फिर कहाँ ले जाएगा, तो आपके वो जाएगा वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का जाएगा, वहाँ ले सकते हैं आपके। या आपका अंडर सेक्शन 53, अंडर सेक्शन 53 में कौन है, तो उसको आगे देखेंगे हम लोग वहाँ पे कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से जिनको कि खास इन्हीं काम के लिए रखा गया है, बस ऐसा समझिए इसको। कुछ अलग अलग ऑफिसर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज, नारकोटिक, कस्टम डिपार्टमेंट से उन्हें रखा गया है पुलिस ऑफिसर वहाँ पे कि ये जो नारकोटिक के जो आएंगे आपके केसेस ये आपको ही देखने हैं, तो या तो उनके पास ले जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे यही कही गई है। उसके बाद यहाँ पे 52 में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, यहाँ बताया गया था कि उसे ग्राउंड बताया जाएगा। ठीक है, ग्राउंड बताया जाएगा उसे। यहाँ बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को ग्राउंड नहीं बताया जा रहा है कि तो भाई तुम्हें किस लिए अरेस्ट किया गया है, और साथ ही साथ उसे फर्दर डिटेन भी किया जा रहा है, तो यहाँ पे दो तरह से हो रहा है। सबसे पहले उसे अरेस्ट किया गया, उसके बाद फिर से उसका इलीगल डिटेंशन हो रहा है कि उसे बिना बताए रखा जा रहा है। तो पूरा का पूरा जो आपका जो अरेस्ट है ना वो बिल्कुल इलीगल नहीं हो जाएगा। जो आपका जो सेकंड प्लेस पे आपका हुआ फर्दर डिटेंशन, वो सिर्फ इनवैलिड या अनलॉफुल हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि जो पहली बार में जिसे अरेस्ट किया गया था इनिशियल अरेस्ट, वो पूरा का पूरा इलीगल नहीं होगा। ये आपको कमेंट सेक्शन में आपका दे रखा है। उसके बाद करते हैं हम लोग यहाँ पे सेक्शन नंबर 53 मैंने बताई है, 52 तो हो गया है यहाँ पे। आई होप यहाँ पे सब कुछ क्लियर है 52 का। उसके बाद करते हैं 52 में कुछ भी नहीं था यहाँ पे, अलग अलग वो सेक्शन के लिए कहाँ जाएंगे। ठीक है, अगर वारंट इशू के लिए है तो जिस मजिस्ट्रेट ने किया है वहाँ जाएंगे, अगर बिना वारंट के हो रहे हैं तो फिर कहाँ जाएंगे, तो ऑफिसर इंचार्ज के पास जाएंगे, या 53 में जो ऑफिसर्स है वहाँ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 52 हो गया है, 53 एक सेकेंड, 53 मैंने बता ही दिया कौन कौन सा ऑफिसर्स है। उसके बाद करते हैं यहाँ पे हम लोग 54 यहाँ बात किया जा रहा है यहाँ पे प्रिजम्पशन। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रिजम्पशन ऑपरेशन ऑफ इलिसिट आर्टिकल्स। यहाँ बोला जा रहा है कि अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव एक्यूज, यहाँ कोर्ट जो है यहाँ यही प्रिज्यूम करेगा कि अक्यूज ने ही वो ऑफेंस किया है, अगर उसके पास से कोई मतलब इलिसिट आर्टिकल्स मिले हैं उसके पोजीशन में से, तो अनलेस एंड अनलेस कंट्री इज प्रूव, कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगा कि अक्यूज ने ही उस ऑफेंस को कमिट किया है। 54 में ये बताया गया है। 55 में बात करते हैं यहाँ पे। 55 में क्या है, अभी छोटे छोटे सेक्शन हैं यहाँ पे। 55 बताया गया है, एक सेकेंड, पावर टू टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिलीवर्ड आर्टिकल्स। एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल टेक चार्ज ऑफ and keep in safe pending an area of the police station and which may deliver to him and shall allow a company who may be deployed for the office seal what it samples 50। मतलब ये बताया जा रहा है यहाँ पे 55 में कि पावर टू टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल सीज, जो आपके वो आपके जो ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन है उनको क्या करना है, उनको सेफ कस्टडी में ले जाना है उस सामान को, और उसके बाद वो मैं डिप्यूटेड बोल। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा बात लिख रखा है, पढ़ लीजिएगा। बात कर रहे हैं 56 में। 56 में बताया गया है कि सब जितने भी ऑफिसर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, जो कि 42 में थे, उन सबको क्या करना है, एक दूसरे को असिस्ट करना है, इस काम में असिस्ट करना है। यहाँ पे सीधा बात कर रहा हूँ मैं, असिस्ट करना है जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं। अब बात करते हैं 57 जो है रिपोर्ट ऑफ अरेस्ट सीजर। यहाँ बात कर रहा है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है या सीजर हुआ है, ही शैल विद इन 48 आवर्स नेक्स्ट आफ्टर सच अरेस्ट ऑफ सीजर फुल रिपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ अरेस्ट टू हिज इमीडिएट ऑफिस सुपीरियर्स। 48 घंटे के अंदर अंदर क्या करना है, बिल्कुल पूरा का पूरा रिपोर्ट, फुल रिपोर्ट तैयार करना है उसको जिसने अरेस्ट किया है, और अपने ऑफिसर जो है सुपीरियर ऑफिशियल उनको बताना है कि यार क्या क्या सीज हुआ है और किसका अरेस्ट हुआ है, क्यों हुआ है, वो 48 आवर्स के अंदर देना है, अपने एक फुल रिपोर्ट देना है अपने सुपीरियर को। ये हो गया है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे 58 की बात कर रहे हैं।
58 में बात करा जा रहा है यहाँ पे वेक्सेशियस सर्च के बारे में, मतलब जब कभी कभी क्या करते हैं ऑफिसर्स किसी को बेवजह ही परेशान करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे वेक्सेशियस एंट्री या सर्च, तो यहाँ बताया गया है कि या तो उसे 6 मंथ्स का क्या होगा, अप टू 6 मंथ्स का वो होगा और फाइन होगा, और है बस पोथ नहीं होगा मेरे ख्याल से इसमें। एक सेकेंड, ठीक है, शैल बी अप टू 6 मंथ और मे बी फाइन टू, अच्छा बोथ भी है यहाँ पे, और फाइन अप टू 1K और बोथ, ठीक है। तो जो ऑफिसर ऐसा काम कर रहा है, मतलब किसी को परेशान करने के लिए अननेसेसरी सीज़ कर ले रहा है, अननेसेसरी सर्च कर दे रहा है, मतलब पावर को अपने अब्यूज़ कर रहा है वो, तो वहाँ पे उस ऑफिसर पे 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट या फाइन 1000 का बहुत ही कम लग रहा है ये तो, ठीक है, या दोनों भी हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सबसेक्शन 2 में बताया गया है ये 58 का ही, कि अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी को परेशान करने के लिए, ठीक, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसको 2 ईयर्स तक का हो सकता है सज़ा और फाइन और बोथ। जब कोई विलफुली या मैलिशियसली किसी को परेशान करने के लिए, अपना खुन्नस निकालने के लिए, बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए क्या कर रहा है, किसी के दूसरे के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसके पास ये NDPS की चीज़ है, तो उस पर्सन को 2 साल की सज़ा या फाइन या बोथ हो सकता है। उसके बाद करते हैं ये 59 भी अच्छा सा सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो आपके मतलब ऑफिसर है, जो भी ऑफिसर है, मतलब अगर वो अपना ड्यूटी जिनको मतलब दिया गया, इम्पोज किया गया है कि आपको ये ड्यूटी करना है, वो अपना ड्यूटी क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज़ करते हैं कि मैं नहीं करूँगा। अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं, अगर तो उनके पास क्या है, वैलिड रीज़न है, या उनके पास मतलब रिटन परमिशन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उनके पास अगर रीज़न नहीं है, रिटन परमिशन भी नहीं है, उसके बाद भी वो क्या करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं, या मतलब अपना ड्यूटी पूरा नहीं करते, तो उनको क्या हो सकता है, उनको यहाँ पे पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ 1 ईयर तक जा सकता है, और फाइन या बोथ, ठीक है। उसके बाद 59 में सारे यहाँ पे ऑफिसर्स के यहाँ पे पनिशमेंट है। अब 59 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पनिशमेंट है। अगर कोई ऑफिसर जिनको कि क्या किया गया, इम्पोज किया गया, इस एक्ट में दिया गया ड्यूटी, उनको हैंड ओवर किया जाता है, कस्टडी दिया जाता है किसी एडिक्ट का, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उसको वो विलफुली एड करते हैं, किसी एडिक्ट को दिया गया है 59(2) में, तो यहाँ बताया गया कि उनको क्या करते हैं, विलफुली एड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, मतलब कानून तोड़ने में, NDPS कानून को तोड़ने के लिए, कि वो फिर भी अपना काम जारी रख रहे हैं, अपना कारोबार जो है NDPS का इलीगल चीज़ वो जारी रख रहे हैं। तो वैसे ऑफिसर पे क्या होगा, वैसे ऑफिसर पर रिगरस इम्प्रिजमेंट रहेगा। यहाँ पे ऑफिसर के लिए रिगरस इम्प्रिजमेंट आ रहा है, जो कि 10 साल से लेकर के 20 साल तक जा सकता है, और 1 लाख से लेके 2 लाख तक फाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के हम लोग यहीं तक रहते हैं, सेक्शन नंबर आपका 59 तक ये हो चुका है आपका। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगले क्लास में इसको। थैंक यू वेरी मच।